मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ सर कि क्या हुआ था चुनाव से पहले, गिनती से पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर या अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? एक अच्छा आ चुका है, आपको फिर से दूधी विधानसभा की विधायक की गद्दी आपको मिल चुकी है। तो जनता आपसे क्या अपेक्षा रख सकती है? आप कुछ ऐसा बताएँगे कि आप इस टाइम पे आएँ या ऐसा कुछ मतलब आप अपनी साइड से क्या चाहेंगे, कब आएँ लोग? तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि सांसद के निधि से दूधी विधानसभा को कुछ बेनिफिट मिले? कहानी अगर अधूरी सुनी जाए तो मन में मलाल रह जाता है। बुद्धि विधानसभा की कहानी कुछ ऐसी ही थी। भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ के जेल जाने के बाद यहाँ की सीट खाली थी। यहाँ का कार्यकाल अधूरा था। उपचुनाव होता है, उपचुनाव में कुछ ऐसी कहानियाँ बनती हैं और फिर से एक ऐसा नायक चुन के आता है जो कि पहले से 27 वर्षों तक इस विधानसभा का विधायक रह चुका था। मैं बात कर रहा हूँ विजय सिंह गौड़ की। हमने इसी जगह से चुनाव से पहले एक साक्षात्कार किया था जिसमें उनके विचारों को जाना था और उनकी जो भी विचारधारा थी इस विधानसभा को लेकर हमने लोगों तक बताया था। चुनाव हुआ, उसकी गिनती हुई, 26 राउंड की गिनती, 25 राउंड तक की गिनती में ऐसा लग रहा था कि क्या ही हो सकता है, लेकिन अंतिम राउंड का जब गिनती कंप्लीट होता है तो बढ़त समाजवादी पार्टी के पास होती है। पोस्टल वोटों की गिनती को मिलाकर कुल 3208 वोटों से विजय सिंह गौड़ इस चुनाव को जीतते हैं। काउंटिंग से पहले क्या हुआ, खबरें आती हैं कि दूधी विधायक पूर्व विधायक विजय सिंह गौड़ की स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, ऐसी खबरें चलती हैं। लेकिन उसके बाद जो पक्ष में खबर आती है कि जीत उनकी हो चुकी है, विजय को विजय मिल चुकी थी। आज हम उनसे फिर से बात करने वाले हैं। इस साक्षात्कार में हम जानेंगे उनके बारे में, कैसे चुनाव को देखे हुए और जिस तरह से उन्हें सफलता मिली है, लोग उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं और इसके साथ ही उनके आगे के विचार, आगे के एम क्या है इस विधानसभा को लेकर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात पे लाना चाहूँगा। अगर हम बात करें वोट की काउंटिंग की, तो ये 1 तारीख को यहाँ पे वोट हुआ था, चुनाव हुई थी और उसके बाद 4 जून को वोट की काउंटिंग हो रही थी। 27 साल का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड विजय सिंह गौड़ के नाम, जो कि 7 बार पहले से इस विधानसभा के विधायक रह चुके थे और 8वीं बार फिर से उन्हें इस विधानसभा की कमान संभालने का मौका मिला है। 9 राउंड की बात करें, जब पहले से लेकर 9 राउंड तक की गिनती थी तो 933 वोट से पीछे चल रहे थे विजय सिंह गौड़। 10वें राउंड की गिनती होती है, 2093 वोट इनके फेवर में बढ़त के पक्ष में रहते हैं। उसके बाद 10 से लेकर 20 राउंड तक इन्होंने पीछे नहीं देखा और बढ़त कायम रही। 8055 वोट से बढ़त अभी भी इनके पास थी 20वें राउंड तक। 21वें के बाद डाउन फेज चालू होता है, 6767 वोट से बढ़त, फिर उसके बाद 6740 वोट से बढ़त, ये कम होता गया, 5238 वोट से बढ़त, 2477 वोट से बढ़त और 25वें राउंड में मानो हार्ट अटैक वाला गेम हो गया था। यहाँ पे T20 मुकाबला भी कह सकते हैं, इस तरह का कड़ी टक्कर थी। 1634 वोट से बढ़त थी विजय सिंह गौड़ के पास। उसके बाद अंतिम राउंड की गिनती होती है और वहां पे विजय की जय जयकार हो जाता है। कुल पोस्टल वोटों को मिलाकर अगर हम देखें तो 3208 वोट से विजय हासिल करते हैं विजय सिंह गौड़। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान, दूधी विधानसभा के विधायक, ऐतिहासिक विधायक विजय सिंह गौड़ का बहुत बहुत स्वागत है सर और जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। सर हमने ये हमारी दूसरी मुलाकात है। हमने चुनाव से पहले आपसे मुलाकात की थी और अब चुनाव के बाद आज मुझे मौका मिला कि मैं आपसे एक बार फिर से बात कर पाऊँ। मैं आपके मुँह से जानना चाहता हूँ सर कि क्या हुआ था चुनाव से पहले, गिनती से पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर या अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? गिनती होना था 4 तारीख को और 3 तारीख को हमें जो है वो काउंटिंग एजेंट बनाने थे। तो हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सांसद का जो है वो काउंटिंग एजेंट जो है ज़िले से बनेगा। तो हम जो है सुबह निकल गए, दवा नहीं लिए थे और उस समय जो है 1 कटोरी दही खा के निकले थे और
लू लग गया हमें वहाँ। चुनावी हाँ, और फिर वहाँ जाके पता चला कि नहीं, दुधी टेबल का, दुधी कंस्टिट्यूंसी का जो है सांसद का हो या विधायक का हो, सब जो है वो आरओ जो है दुधी विधानसभा के हैं, एसडीएम होते हैं, वो बनाएंगे। फिर हम लौट गए वहाँ से, और इस बीच हमें जो है हीट वेव या वो उस दिन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, और दवा ना खाने की वजह से या जो भी हो, पानी की कमी से वो लू लगा था। और दुधी पहुंच के हमारी तबीयत और ख़राब हो गई, पीएचसी में ले गए। वहाँ पे जो है इलाज हुआ। घर पे आ गए तो घर पे और ज़्यादा सीरियस हो गए, हिंडाल्को में ले गए। हिंडाल्को में भी वहाँ पे इलाज वगैरह प्राथमिक जो होना था वो हुआ। फिर उन लोग कहें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था हिंडाल्को में नहीं है, तो उन्होंने रिफ़र कर दिया हेरिटेज में। हेरिटेज का डॉक्टर बताया कि क्रिएटिनिन तो जितना बढ़ गया है वो डाउन नहीं होगा। तो फिर हमने डिस्चार्ज करा के हम चले आए और 2 दिन यहाँ रहे। उसके बाद लखनऊ चले गए। लखनऊ में 2 दिन बाद फिर हमारा जो है तबीयत काफ़ी सीरियस हो गया। तो पास के एक हॉस्पिटल है, वहाँ गए। उनके पास भी उस कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। तो एक वहाँ पे चंदन अस्पताल है, वहाँ सारा कुछ है। नया अस्पताल है, वहाँ सारे जो इमरजेंसी के और शुगर, बीपी, किडनी, सारा कुछ का व्यवस्था था वहाँ पे। तो वहीं गए तो एडमिट कर लिए डॉक्टर, और इलाज के तहत धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार हुआ। लेकिन 10-15 दिन में कमज़ोरी बहुत हो गई थी। फिर डिस्चार्ज होके हम गए लखनऊ अपने आवास पे, फिर यहाँ आ गए। तो इस समय हम पहले की अपेक्षा स्वस्थ फील कर रहे हैं, और वीकनेस है। हाँ। फिर भी लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी मैंने देखा आप वन महोत्सव में शामिल हुए, दुधी बभनी गए, मेवरपुर गए। हाँ, हाँ, हाँ। तो दौरा चालू है, लोगों का से भेंट घाट भी, लोग आ रहे हैं काफ़ी अपनी अपनी समस्या लेके, उनकी सुनवाई करना, और फिर जो होने लायक है उसको संबंधित अधिकारियों तक फ़ोन के माध्यम से और रिकमेंड करके, संस्तुति करके भेज दिया जा रहा है लोगों से। इस तरह का काम चल रहा है अभी। सर, मैं जब आया था पहली बार तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 2 हार मिला है तो कैसा मनोबल है? लेकिन यहाँ पे अब मैं प्रश्न को थोड़ा-सा बदलूँगा। 2007 के बाद 17 साल का ये गैप रहा आपका, कुर्सी से दूरी रही। तो ये हालाँकि 17 साल का काल कैसे बीता वो तो बीत गया, लेकिन अब आने वाला समय एक अच्छा आ चुका है। आपको फिर से दूधी विधानसभा की विधायक की गद्दी आपको मिल चुकी है। तो जनता आपसे क्या अपेक्षा रख सकती है? आप इसके बारे में मतलब कुछ बातें बताइए, क्या-क्या जनता आपसे उम्मीद कर सकती है? देखिए, वो जो 17 साल का समय था, अब वो उस समय लोग जो भी प्रतिनिधि थे वहाँ जाते थे, और लेकिन उनका हल वल नहीं होता था समस्या का। तो एक तो उनके प्रति थोड़ा लोगों में आक्रोश था, और इस बार के चुनाव में जो जीत हासिल हुई है वो हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम किया था कि जनता के बीच में जनता इस बार के चुनाव खुद लड़ी है। कैंडिडेट कोई भी होता, हमारे जगह पे अगर कोई सपा का होता वो भी जीतता, ऐसा कुछ नहीं था। महंगाई से लोग त्रस्त थे, बेरोजगारी से त्रस्त थे। यहाँ पे कल कारखाने हैं, तमाम बेरोजगार नौजवान, उनका शोषण होता है, उससे भी त्रस्त थे प्रोजेक्ट एरिया के लोग। और यहाँ घर मकान बनाना है तो जो बालू गिट्टी बोल्डर यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। जहाँ बालू हमारे समय में 500 रुपये ट्राली मिलता था, 5000 रुपये ट्राली, इसका भी आक्रोश था। वन विभाग का भी 2000
6 का जो वनाधिकार कानून बना है उसके तहत पहले पट्टा बहुत लोगों को दिलवाया गया था, वो कार्यक्रम जारी ही है। लेकिन इस सरकार में 10 साल में लोगों को इस कानून के तहत पट्टा नहीं दिए गए, बल्कि वन विभाग के लोगों ने उल्टा काम किया। जो काबिज हैं उनको, जैसे जरहा रेंज में बहुत ज़्यादा शिकायत है। जरहा रेंज में जो दावा दाखिल किए हैं या पुराने जोत वाले लोग हैं जिनका पेंडिंग में है, पट्टा मिलना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक वनाधिकार का जो है कार्यक्रम, जो पट्टा देने का कार्यक्रम पूर्ण न हो जाए, तब तक इन आदिवासियों को उनके कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार रख के जरहा का रेंजर उनको बेदखल करने का काम कर रहा है। तो अभी वन महोत्सव कार्यक्रम में हमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए थे, डीएफओ भी आए थे, एसडीओ भी आए थे, उनसे चर्चा हुई है और इसके बारे में अभी हम जाएंगे और मिलेंगे। लोगों का एप्लीकेशन भी हम सब ले लिए हैं, कहाँ कहाँ पे है। हम चाहते हैं कि जो कानून में है, जो न्यायालय से आदेश हुए हैं, स्थगना आदेश है, डायरेक्शन है, उसको ये अधिकारी फॉलो करें। एक तो ये वन विभाग का, दूसरा जो है बरसात गिर जाने से तमाम बड़े पैमाने पे हर थाना क्षेत्रों में गरीब जो हैं उनकी ज़मीन, जो दबंग लोग हैं वो पुलिस के बल पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और वो न्यायालय में सबसे बड़ी बात है कि न्यायालय में उनका केस भी चल रहा है, तो न्यायालय में जो फैसला होगा उसको दोनों पक्ष मानेंगे, जिसके पक्ष में होगा। और इसकी संज्ञान लाने के बाद भी पुलिस वाले एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं सुविधा शुल्क ले करके उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। जैसे चागा है, चागा में एक आदमी आया पलामू से, ज़मीन 3.5 बीघा खरीदा, बगल में एक पनिका या अगरिया है, उसका सारा ज़मीन वो जो है जोत लिया और कब्जा कर लिया। वो थाने में गया तो उल्टे थाने वाला उसको फंसा दिया, 107-16 में एक तरफा कार्रवाई किया। दोनों पक्षों को ला के बैठाया, एक पक्ष को भेजा, एक पक्ष को नहीं भेजा, तो ये गलत कार्रवाई है। और हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी है इसमें कि अगर कोई भी केस ज़मीन का न्यायालय में विचाराधीन है तो उसको कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें टेकअप नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा। इस तरह का आदेश है। तो इन सब आदेशों को ताक पे रख के ये मनमानी कर रहे हैं। मतलब यहाँ जंगल राज है, इसको ठीक करना है। तो अभी हम तो जगह जगह मीटिंग करके इस तरह के केस, हर थाना क्षेत्र में इस तरह के जितने केस हुए हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं। और एक व्यक्तिगत केस अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि ये तो भूलवश हो गया या वो नहीं, लेकिन एज ए जनरल सबको एक ही लाठी से ये लोग हाँक रहे हैं। ऐसा 4-4, 5-5 केस एक ही थाने के इस तरह के मिल रहे हैं। बभनी में भी इस तरह के मिले, और म्योरपुर में भी, अभी दुद्धी में, बीजपुर में मिले। एक बात ये है। और दूसरा, यहाँ पे खनिजों का जो है बाकायदे दोहन हो रहा है और 400 बीसी हो रहा है। जैसे कोई भी, जैसे बालू हो या गिट्टी हो या कोयले का है, यहाँ तमाम जगह जगह जो है कोयला का वो डिपो बना लिए हैं, वेइंग मशीन लगा करके। और जो छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है वो जो है 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल जैसा भी है, ट्रक ड्राइवर लोग उतार देते हैं वहाँ पे। अब 1 आध ट्रक, 2 ट्रक इकट्ठा हो जाता है, उसको जो है बेच देते हैं लोग, कहीं का भी परमिट ला करके, नंबर 1 का बना के। ये भी धंधा फल फूल रहा है बभनी में और इधर कई जगह। तो ये बगैर थाने से मिले और कुछ और भी इन सब कामों को अंजाम देने वाले जो माफिया टाइप के लोग हैं वो सब सक्रिय हैं। तो ये भी काम है यहाँ पे, और ये भी संज्ञान में आया है, लोगों ने शिकायत किया है।
तो जैसे मैं सुबह से देख रहा हूँ आज के लोग यहाँ आपके आवास पे आ जाते हैं, अपनी समस्याएँ लेके दूर-दूर से आते हैं। मैंने देखा बीजपुर से कुछ लोग आए थे, बभनी क्षेत्र से आए थे, वहाँ से आए थे। तो क्या इसके लिए आप कुछ ऐसा बताएँगे कि आप इस टाइम पे आएँ या ऐसा कुछ, मतलब आप अपने साइड से क्या चाहेंगे, कब आएँ लोग? वो व्यवस्था कर रहे हैं कि एक तो ये गरीब इलाका है, आदिवासी हैं, दलित हैं और बभनी से आते हैं। जैसे वो चकबगदरी सानी का आदमी आपके सामने आया था, वहाँ से 100 रुपया किराया दुधी का लग जाता है, फिर 100 रुपया, 200 रुपए। आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है और एक दिन का मज़दूरी 230 रुपये मनरेगा में मिलता है, वो भी काम जो है ठप है, बंद है, नहीं है, ना के बराबर। तो इनको सुलभ न्याय दिलाने के लिए हमने तय किया है कि एक दिन, हफ्ते में एक दिन बभनी में बैठेंगे और वो लाल बाबू जी का टंकी है, ऊपर होटल हॉल है, वहाँ पे बैठेंगे, वहीं कार्यालय लगाएंगे। एक दिन जो है बीजपुर में और एक दिन जो है म्योरपुर में और एक दिन बिंडमगंज में, बाकी 3 दिन दुद्धी में सब जो एप्लीकेशन मिलेगा उसका निस्तारण वहाँ से, जो बभनी रेंज का है तो वहीं हो जाएगा, ब्लॉक का है तो वहीं हो जाएगा, लेकिन रेवेन्यू से संबंधित है उसको जो है दुद्धी में 3 दिन बैठ के इसको करेंगे। ये लोगों की सुविधा के लिए इसी व्यवस्था हम सोचे हैं और आज मीटिंग में अनाउंस भी कर देंगे, लोगों को जानकारी भी हो जाएगा तो यहाँ पे इतना नहीं आएंगे। एक मूलभूत समस्या में हमारी समस्या आती है सर स्वास्थ्य की। और सबसे ज़्यादा अगर हम सीएचसी में दुर्व्यवस्था की बात करें, तो बभनी ही इलाका वो आता है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटा हुआ है। लोग वहाँ के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वार्डफनगर जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि बभनी की व्यवस्थाएँ सही नहीं हो पा रही हैं। तो अब आप जब विधायक हैं, तो हम क्या उम्मीद करें आपसे कि क्या वहाँ की व्यवस्थाओं में आप सुधार लाने के लिए कुछ करेंगे? क्या कदम उठाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब जो तो योजनाएँ तो बहुत हैं स्वास्थ्य के लिए और भारत सरकार का भी है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी है, लेकिन यहाँ पर पीएचसी में या सीएचसी में ये सब देखने को नहीं मिलता है। लोगों को विश्वास नहीं है तो वो बभनी वाले जो पेशेंट हैं वो चले जाते हैं अंबिकापुर, ये हमारे संज्ञान में है। वाड्रफ नगर में और अंबिकापुर भी जाते हैं। तो इनके लिए अभी हम बनाए हैं, सीएमओ से बात करेंगे और इनको फिर जो उच्चीकृत पीएचसी है वहाँ पे स्टाफ भी हो, दवा भी हो और वहाँ तो सीएचसी है। तो मानक के अनुरूप वहाँ पे दवा दारू और इलाज की व्यवस्था और जो पैथोलॉजी है और तमाम जांच फांच का है, दुधी में ब्लड बैंक है, यहाँ नहीं मिलता है। और ये जो एक आम शिकायत है लोगों की, सरकारी अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर जो है रिफ़र कर देते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी हैं, ये नया जो है बीमारी चला है इस इलाके में, रिफ़र वाला। अब रिफ़र जो है सरकारी अस्पताल से भी होता है और जो उन्हें झोला छाप कहेंगे तो खराब लगेगा उन लोगों को, कोवैक्स, मेडिकल टर्म में कोवैक्स कहते हैं झोला छाप डॉक्टर को, वो गांव-गांव में है, वो भी रिफ़र करना शुरू किए हैं और सब वहाँ इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है कि जितना मरीज़ भेजेंगे उसका 50% या 25% और वो वहाँ पे बनारस में हर गली कूचा में कुकुरमुत्ता के तरह जो है डिस्पेंसरी, अस्पताल और नर्सिंग होम है और वो मनमानी जो है वहाँ पर उनका पैसे लेते हैं, जो एक धंधा बन गया है। अभी कई केस हैं सर दूधी के। हाँ, दूधी में जैसे गर्भवती महिलाओं का 1-2 ऑपरेशन ऐसा हुआ जिसमें कि जच्चा-बच्चा दोनों की जानें गई हैं प्राइवेट अस्पताल। केवल नाम ऐसे ही रख लेते हैं कि ये डॉक्टर बैठते, डॉक्टर वहाँ पे रहते नहीं उस नाम के। लेकिन इन सब चीज़ों पे कार्रवाई सर होती ही है, सील भी होता है उसके बाद फिर हुँ। लोग फिर से चालू कर लेते नहीं, नहीं, ये संज्ञान में है और इसको हम गंभीरता से लेंगे और सीएमओ से बात करेंगे। पहले तो कितने रजिस्टर्ड लोग हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी सूची ले लेंगे और फिर बताएँगे कि भई अनरस रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है, ये जानलेवा साबित हो रहे हैं और कुछ इनका और भी ट्रेनिंग है, पैथी है और तमाम एलोपैथ का दवा यूज़ कर रहे हैं जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, कहीं बाकायदे जो है कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं ली है, ऐसे-ऐसे लोग दवा का दुकान खोल के ये सब कर रहे हैं। ये नुकसानदेह है और गरीब लोग जो है इससे
बहुत नुकसान हो रहा गरीबों का। और ये सब नर्सिंग होम जैसे रजिस्टर टांग दिए हैं लिख के, मेडिकल सेंटर और रिसर्च सेंटर और क्या क्या, कहीं कुछ नहीं होता है। और वो भी रखे हैं सब गाड़ियाँ और एम्बुलेंस के नाम पे, और मनमानी सब शोषण करते हैं। ये है हमारे संज्ञान में, इसमें कुछ न कुछ करेंगे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। एक और डिपार्टमेंट आता है जो हमारे गांव की समस्या बिजली की होती है। मैं देखा हूँ जैसे बहुत सारे गांव में पोल खंभे लग गए हैं, तार नहीं लगा उस पे। कई जगह पे पोल खंभे तार सभी लग गए हैं लेकिन मीटर नहीं लगा, वहाँ बिजली नहीं दी जा रही है और कई गाँव का ऐसा समस्या है। इसके लिए आप क्या विद्युत ये विभाग तो चुनाव के समय जब प्रचार में जाते थे तो भी लोगों ने इसको रखा, तो हम लोग इसको भुनाए भी कि यही होता 10 साल में बीजेपी के शासन में यही हो रहा, देख लीजिए। तो इसको अब जिता दिए हैं लोग, तो इसको दुरुस्त करेंगे। ये धंधा उन लोग भी बना लिए हैं, जैसा कि हमने अभी पहले बातचीत में कहा कि ये जो बीजेपी की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इनकी जो सरकार है, हम इतिहास में पढ़े हैं मुगलिया सल्तनत का पतन 1857 में अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर हुए थे। तो उनके शासन के बारे में एक लाइन लिखा है कि वो तो भारत के सम्राट कहे जाते थे, लेकिन उनका जो है शासन व्यवस्था केवल लाल किले के परकोटे के अंदर ही चलता था। हाँ हाँ, उसी तरह से इस समय उत्तर प्रदेश सरकार है, इनका उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर से लेकर के बलिया तक, सोनभद्र से लेके लखीमपुर तक, इतना लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश है। लेकिन इनका शासन सिमट के केवल जो है लखनऊ सिटी के जो विधानसभा भवन है उसमें जो सरकारी ऑफिसें हैं, या बापू भवन है, या एनेक्सी है, या जनपथ है, इसमें जो विभाग हैं वहीं पे जो है सरकार का सही तरीके से लगता है कि हाँ यहाँ सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार के लोग बैठते हैं, आप जाइए तुरंत काम होगा। लेकिन लखनऊ के बाहर जो निकलेंगे तो आप भले उस विभाग के अधिकारी रहे हैं और रिटायर हो गए बाय द वे, तो उसी ऑफिस में आप जाएंगे तो बिना घूस के काम नहीं होगा। ये है। तो बिजली विभाग हो चाहे वन विभाग हो, वन विभाग सारा यहाँ का बालू बोल्डर गिट्टी और लकड़ी बेच रहे हैं अपना समझ के। सर जैसे वन विभाग में हम कुछ ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे रिजर्व जोन ऐसा कुछ घोषित करवा सकते हैं इस तरह की? हाँ हाँ, वो जो है क्यों नहीं करवा सकते हैं, जो जिस चीज़ की बहुलता वहाँ पे है और उसका विनाश हो रहा है, और मतलब एक तरह से वो नस्ल खत्म हो रहा है, चाहे जीव हो जंतु हो वनस्पति हो। हमने तो उस दिन कहा कि जो ब्रिटिश पीरियड में वो शिकारगाह होता था जहाँ प्लांटेशन लगाने गए थे, खाटावरन का जंगल, वहाँ पे एक प्रजाति होता था जो दुनिया का सबसे कीमती लकड़ी है, डलबर्जिया सीसो बोटेनिकल नेम है वो। हाँ, वो काला शीशम बोलते हैं। तो वो यहाँ पे था इस जंगल में, आज एक भी पेड़ नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए। तो जो यहाँ के नेचुरल जो क्लाइमेट है, तो यहाँ के जो वेराइटीज स्पीसीज हैं उनको संवर्धन के लिए हमने उस अपने उद्बोधन में बोला कि ये करिए, है ना। बनिस्पत जो विदेशी पौधों को ला के यहाँ रोप रहे हैं, यूकलिप्टस और अकेसिया सेमिया, ये सब ये किसी काम का नहीं। यहीं के लोगों को यहाँ है तेंदू, प्यार, आंवला, बेल, अर्जुन, ये सब लगाइए। ये मेडिसिनल प्लांट भी हैं और लोगों को उससे महुआ है। यहाँ का जो 50% आदिवासी तबका है उनका आर्थिक स्रोत भी वो वन है, और वो ख़त्म हो रहा है, वो नहीं बचा पा रहे हैं। हाँ, ये है। सर एक जैसे अभी जनता ने आपको चुना है और जनता के लिए सर कुछ मैसेज कि आप जनता से कुछ कहना चाहें कि
जनता आपसे जैसे किस तरह की उम्मीद कर सकती है और आप उनके लिए किन चीज़ों पे खरे उतरेंगे, किन-किन मामलों में आप आगे रहेंगे? बस जनता को एक संदेश या थैंक यू आप बोल सकते हैं कि जनता ने आपको चुना, उस एक बार फिर से मौका दिया है। नहीं, इस क्षेत्र की जनता को उनको हम क्या थैंक यू बोलेंगे। हम उनको बधाई देते हैं इस क्षेत्र की जनता को कि वो अच्छे से इस चुनाव को कैंपेन किया और लड़ा और वो जीते हैं, हम नहीं जीते हैं, जनता जीती है। तो और जो भी हमारे लायक वो समझते हैं कि और जो भी समझ के हमें उन्होंने चुना, वोट दिया, तो उनके जो हम तो भावना नहीं समझ पाते, जिता दिए तो हम समझते हैं कि जनता हमें चाहती है और क्यों चाहती है वो उनके मन में है। और वो आएंगे उनके लिए बेहतरी के लिए, उनकी समस्या के हल के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और आगे काम करेंगे यही। और सब अधिक से अधिक लोग आएँ, अपनी बात कहें और जो समस्याओं को रखें, हम उन समस्याओं को निदान करने के लिए हमेशा उसके प्रति ज़िम्मेदार और तत्पर रहेंगे। अखिलेश जी की रैली जब हुई थी और उसमें सांसद जी ने भी भाषण दिया था, आपने भी बोला था और इस बात पे हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सोनभद्र से दोनों सीट जैसे सांसद की भी सीट और जो उपचुनाव हो रहा था, दोनों सीट समाजवादी के खाते में गई थी और सांसद वाली सीट तो रिकॉर्ड गई है। मतलब कि क्या बहुमत मिला एक तरह से एक तरफ़ा वहाँ पे वोट हुआ था। तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि सांसद के निधि से दुद्धी विधानसभा को कुछ बेनिफिट मिले? हाँ, हाँ, क्योंकि सांसद तो पूरे मतलब दुद्धी ये जो सोनभद्र जनपद के हैं और चकिया है एक कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सांसद और दुद्धी विधानसभा से 98,000 वोट यहाँ के लोगों ने दिया है। तो उसको देखते हुए जो है मतलब सांसद करेंगे काम और हर तरह से करेंगे और पहले भी किए हैं और ये लोकप्रियता उनकी है जो इतना भारी बहुमत यहाँ से मिला। तो अच्छा यही एक बात और है जैसे अखिलेश जी चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या बातचीत थी या उनकी प्रतिक्रिया क्या थी अगर बातचीत हुई हो तो आपसे? नहीं, अखिलेश जी उस दिन नए जीते हुए सांसद को बुलाए थे तो हमें भी बुला लिए। उसमें बोल दिए थे कि विजय सिंह को भी बुला लो। तो शायद मैसेज पास नहीं हुआ था तो हमें अलग बिठाए। फिर बाद में पता चला उनको तो कहें कि अरे वो विजय सिंह को वो पूछे सब सिक्योरिटी वाले कि वो उपचुनाव में जो जीते हैं विजय सिंह गोंड वो भी आए हैं। अरे बुलाओ। तो उन्हीं के साथ बुलाए भी, फोटोग्राफ और ग्रुपिंग वुपिंग हुआ और सब लोग तारीफ ही किए कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा, बहुत बढ़िया कैंपेन किए। और चूँकि चुनाव के पहले 3-4 बार 5 बार छोटेलाल खरवार के बारे में अखिलेश जी वो नहीं दे रहे थे टिकट, किसी और को दे रहे थे, उनके उससे लग रहा था। कई लोग टिकट के लाइन में थे, लेकिन यहाँ का जो हालात और परिस्थितियाँ वो वोट बैंक और लोगों की मनःस्थिति वो सब इसके पक्ष में बन रहा था, छोटेलाल के पक्ष में। क्योंकि वो क्या बोलते हैं खरवार वोट वो लोग ये देख रहे थे कि हम लोगों को अगर टिकट नहीं मिलेगा हमारे समाज के लोगों को तो हम लोग भाजपा में वोट नहीं करेंगे। तो और जो खरवार समाज के नेता हैं वहाँ पे बभनी में 4-5 लोग वो हमेशा कांटेक्ट पे रहे हमारे फ़ोन पे, कहे आप दिलवाइए छोटेलाल को और हम लोग सब साथ देंगे। और उन्हीं पे भरोसा करके हमने छोटेलाल की पैरवी किया और आंकड़ा भी दिखाया। वो जो सेंसस वाला वो पुराना जो जीते हुए थे और पकौड़ी कोल का जो एंटी इनकम्बेंसी वाला था, कोल वोट ज़्यादा नहीं था और चमार को देने का मतलब ये है कि बहन जी के
आगे किसी का मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा भाजपा ने यहाँ भी एक और मिस्टेक किया उनके पक्ष से अगर देखा जाए तो, कि पकौड़ी लाल कोल जिनका विरोध हो रहा था ब्राह्मणों सवर्णों के खिलाफ जो उन्होंने बोला था, और आप उस घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं प्रत्याशी ढूंढने, उसी घर में आपको प्रत्याशी दिख रहा है, तो उन्हीं की बहू को आप बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहीं पे उनकी हार मुझे लग रहा था, जहाँ तक मैं पर्सनली देखा तो वहाँ नहीं नहीं, ये बात सही है कि पकौड़ी कोल की वजह से ही हार हुई। और बहुत से बीजेपी के लोग साथ दिए काफी सपा कन्वर्ट हुए लोग सपा को, सपा हाँ। में आए, हाँ, बहुत और हर समाज के लोगों ने वोट दिया वोट दिया। इसमें, चाहे किसी समाज का हो। और वैसे भी दुद्धी विधानसभा के जनता को तो जवाब देना था, क्योंकि जिस तरह से गलत फैसला लिया था उस पार्टी ने, एक बार चुन चुके थे और ये 2 साल के बाद तुरंत उपचुनाव कराना पड़ रहा था, तो ये जनता को जवाब देना था। टक्कर अच्छी थी। और सर आपको लगा था कि आप मतलब जीतेंगे, या क्या आपके मनोदशा क्या थी? मैं तो पूरा विश्वास था कि इस बार तो जरूर जीतेंगे, भले थोड़े वोटों से जीतें लेकिन जीतेंगे। और उस तरह का माहौल भी बन गया था और जनता की मनस्थिति भी फिक्स हो गया था हमारे प्रति। और हमने अपील भी किया था कि हमारा अंतिम चुनाव है, आप लोग समझिए। तो वो सारे लोगों का मतलब दुद्धि में बीजेपी के लोग भी वोट किए जगह जगह, जो खाटी आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। ये नहीं कहा जाएगा कि ये पार्टी का चुनाव था यहाँ पर हमारे विषय में। अब हाँ, वो जो है मन बना लिए थे। अब वो जो भी किए हों, मेयरपुर में भी बबनी में भी बीजेपी के खेमे से मिला, वो लोग सक्रिय नहीं हुए और उसका लाभ हमें मिला। तो ये हुआ है। और सब सब लोग दिए, सभी समाज के लोगों ने। और विशेषकर तो जो हरिजन हैं, और ये बहुत बड़ा काम किया। जो इन लोगों ने 400 पार का नारा दिया, तो वो तो ठीक है, 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया, लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो एमपी साहब ने कर दिया। एमपी वो कर्नाटक वाले अनंत हेगड़े, पेपर में दिया एक पन्ने का। और ये क्या नाम है, यहाँ फैजाबाद के जहाँ मंदिर बना है राम मंदिर, वहाँ के सांसद बीजेपी के थे लल्लू सिंह, उन्होंने, दो लोगों ने 400 पार का व्याख्या किया कि क्यों 400 पार। तो उन्होंने पेपर में स्टेटमेंट दिया इसलिए 400 पार कि पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर एमपी जीत के चले जाएंगे तो संविधान को बदला जा सकता है, इसलिए 400 पार का नारा। तो वो जिराक्स करा के हम लोग हरिजनों में बंटवा दिए। वो पढ़े तो कह रही ये षड्यंत्र चल रहा है। हाँ तो संविधान खत्म तो सब खत्म, यहाँ आदिवासी खत्म और हरिजन खत्म, ओबीसी खत्म, आरक्षण खत्म, सबे तो संविधान को लोगों ने बचा लिया। ये हुआ। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज सर का कार्यक्रम है, सांसद भी दुद्धि में आ रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मान समारोह है और सर को देर भी हो रही है, उस बीच में हमको समय मिला, तो हम आभारी हैं अपने चैनल की तरफ से। सर मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा-सा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। 2019 से हमने ये चैनल शुरुआत किया था सोनभद्र की ज़रूरत को देखते हुए, सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्र को देखते हुए, यहाँ की जो समस्याएँ हैं, क्योंकि कोई उस तरह से उजागर करने सामने नहीं आ रहा था। तो हमने ये युवाओं की ही टीम थी, हमारी ही सोच थी, हमने पहल किया और हमने इस पे काम किया। कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन हुआ सर, तो हमने पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब स्प्रेड किया डिजिटली यहाँ पे, और हमने अवेयर किया लोगों को कोरोना से बचने के लिए और भी चीज़ों को लेके। जो लोग बाहर से आ रहे थे, लोग उन लोगों को हटा रहे थे, आइसोलेशन में डाल रहे, तो हमने बताया, समझाया कि नहीं तरीके से, नियम से चलेंगे। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे अवेयरनेस किए। कई जगह से थाने से सर शिकायत आई कि पैसे लिए जा रहे हैं, कोई केस दबा दिया जा रहा है, तो हमने उस पे भी एक्शन लिया, हमने वहाँ पे जाके उजागर किया मामले। कई मामले हैं, सैकड़ों मामले अब तो हो गए हैं, क्योंकि एक 5 साल का इतिहास हम लोग का अभी पीछे चलते आ रहा है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं सर, धीरे-धीरे मतलब लोगों ने पसंद किया सोन प्रभात को और लोगों का प्यार बहुत मिला। अब हम डिजिटली वीडियो पे भी वर्क कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सर कि दर्शकों से एक बार आप बोल दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारे चैनल के लिए कि चैनल को आगे लोग प्यार दें, जिस तरह से आगे दे रहे हैं। आ, हमें जो भी इस चैनल के देखने वाले या सोनभद्र के इस आदिवासी बेल्ट के
दर्शक हैं उनसे हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि सोन प्रभात चैनल एकदम सुदूर जो उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर है, बभनी ब्लॉक और ग्राम वो धनखोर है, वहाँ के रहने वाले हैं आशीष गुप्ता जी। तो इन्होंने चुनाव में भी आया, हमारा परिचय नहीं था और ये बाद में हम जाने कि ये धनखोर के रहने वाले हैं, तो हमें ताज्जुब हुआ और फिर आज आए हैं। आप सबसे हम निवेदन करेंगे कि हम लोग आज जो है डिजिटल का ज़माना है, मोदी जी भी डिजिटल इंडिया को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं और पूरी दुनिया जो है मीडिया मय हो गया है और आपको भी आए दिन इससे ज़रूरत पड़ेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक क्या होता है शेयर करें। यही आप सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे दुद्धी विधानसभा के वर्तमान विधायक विजय सिंह गोंड को। और ये दुद्धी विधानसभा के ऐतिहासिक विधायक हैं। 27 साल का कार्यकाल पहले रहा है और अब फिर से एक नया अध्याय जुड़ा है यहाँ पे 28वें वर्ष के साथ में। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ पे आदरणीय माननीय विधायक विजय सिंह गोंड जी को। और एक उम्मीद करेंगे कि जनता की सभी समस्याओं का समाधान होगा और आने वाला समय बहुत सुनहरा होगा लोगों के दृष्टिकोण से। बहुत बहुत धन्यवाद।